आपका फिजिक्स विद विवेक चैनल पर फिर से स्वागत है। इसकी टैगलाइन सीखना, समझना, सोचना और विचार करना हुआ आसान। इस टैगलाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि अब जो फिजिक्स है हम वो ये नहीं सीखेंगे कि हमें क्या करना है, फिजिक्स में ये सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। तो आज की टॉपिक जो है, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इस कड़ी में बेसिक मैथमेटिक्स इन द फिजिक्स, जिसके सॉफ्ट टॉपिक होंगे बेसिक अलजेब्रा, अपने एरिया रिलेटेड फार्मूला जो हमारे फिजिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं, वो कौन कौन से वॉल्यूम रिलेटेड फार्मूला यूज होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेबल है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकालते हैं, स्लोप का कॉन्सेप्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज की कड़ी में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो पहला जो चलेगा एरिया रिलेटेड फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद बेसिक अलजेब्रा देख लेंगे। तो एरिया रिलेटेड हम सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वेक्टर या आप ग्रेविटेशन टॉपिक या तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी यूज करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसी तरह से इसमें यूज होने वाला हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड। फिर हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। उसके बाद फिर देखते हैं सर्कल के बारे में। तो एरिया ऑफ सर्कल यूज भी होता है बहुत ज़्यादा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर, जहाँ आर क्या है रेडियस, या इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो πd²/4। डायमीटर के फॉर्म में πd²/4। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। या इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो π/d। डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो π/d। एरिया ऑफ इलिप्स भी यूज होता है कभी कभी। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, πAB। क्या होता है, πAB। ए क्या हो गया, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और बी क्या हो गया, बी हो गया क्या, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। क्या हो गया, लेंथ ऑफ सेमी माइनर, मतलब इलिप्स इस तरह का होगा। तो इलिप्स के ये जो एक्सिस है वो क्या मेजर एक्सिस होगी, और ये क्या हो गया माइनर एक्सिस। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या कहते हैं, आधा को सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, सेमी मेजर एक्सिस। इसकी लेंथ ए कहलाती है। और ये माइनर एक्सिस है तो इसका आधा क्या, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, जिसको क्या कहते हैं बी से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेंडर रिलेटेड जो यूज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सिलेंडर में क्या, कर्व सरफेस, क्या कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तो सिलेंडर होता कैसे, इस तरह का सिलेंडर होता है। तो इसकी रेडियस, दोनों सरफेस सेम रेडियस के होते हैं, और इसकी हाइट h। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस 2 पर नीचे तो उसकी पायर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2πr कॉमन ले लें तो r प्लस h। फिर उसी तरह से कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRl। तो l को क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। क्या है l, स्लैंट हाइट, जो किसके बराबर है, √r² प्लस h² के बराबर, √r² प्लस h² के बराबर। फिर उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो क्या होगा, πRl कर्व्ड पर एक सर्कुलर सरफेस πr²। तो πr कॉमन तो l प्लस r।
ये जो कुछ फॉर्मूले हैं जो सरफेस एरिया से रिलेटेड है। उसके बाद क्या यूज होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें। तो वॉल्यूम में क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसा होता है, क्या कितना होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो स्फीयर का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा यूज होगा कहाँ पर, फ्लूइड मैकेनिक्स में। कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा यूज आएगा। तो हम वहाँ पर इस सब फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे। अलजेब्रा के कुछ जो फार्मूले हैं वो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसी तरह से फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको और क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और क्या यूज होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरफ इस ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो जो फॉर्मूला अलजेब्रा को जो हमें ध्यान रखना फिजिक्स पढ़ते समय। उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्री होती है। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ड्राइंग उतनी मेरी अच्छी नहीं है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जिस एंगल को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल कंसीडर करते हैं, उसके सटे हुए को बेस बोलते हैं और उसके अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसमें जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसमें जो मेन 3 रेशियो होते हैं वो कौन कौन से, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ये मेन 3 साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमें ध्यान में रखना। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, कॉस थीटा पी बटे एच, टेन थीटा पी बाई बी। उसमें से मैं टेन थीटा इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। उसके बाद हमें याद क्या रखना था कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तुम 1 से लेके -1 से लेके 1 तक, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा -1 से लेके 1 तक कॉस थीटा का वैल्यू होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। या इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं कि मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। इस फिर उसी तरह से कॉस थीटा का मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर हमें पूछ दे इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर, या 1 से छोटा और बराबर। उसी तरह से
कॉस स्क्वायर थीटा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या 1 से छोटा बराबर होगा। टेन थीटा क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का वैल्यू को लाई करता है। उसी तरह टेन थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटे पी। सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट तो क्या, एच बटे बी। कॉट थीटा, टेन थीटा के अपोजिट तो किसको क्या कहते हैं, पी बटे पी। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये कुछ मेन चीज़ है। इसके बाद तीन मेन ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम और भी लिख सकते हैं, अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लिखे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसकी एंगल का, क्योंकि वेक्टर हम पढ़ें तो वेक्टर में भी एंगल का यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फिर जैसे ही रोटेशनल डायनेमिक्स आएंगे तो वहाँ भी सब वेक्टर क्वांटिटी आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तब भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट करना पड़ता है। तो वो कंपोनेंट कुछ एंगल पे रहते हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने कंपोनेंट में देखा था क्या, मान ली कोई वेक्टर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल पर लगा रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो डायरेक्शन में फोर्स ये इफेक्टिव करेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इफेक्ट के लिए कितना फोर्स लग रहा है वो देखने के क्या करते थे, जिसका वो कॉस कंपोनेंट 30 कॉस 30। तो यहाँ पर ट्रिग्मेटिक एंगल का यूज होता है, तो उसका वैल्यू हमें देखना है। तो 30 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो गया, 15√3। और ये कितना हो जाता था, 30 साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 30 इंटू 1/2 तो 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन अपर डायरेक्शन में लग रहा, और 15√3 न्यूटन फोर्स जो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा। तो इसके लिए हमें क्या, ट्रिग्मेटिक के एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए कि cos 30 कितना होता है, tan 45 कितना होगा, sin 45 कितना होगा, 90। तो उस चीज़ को देखते हैं ट्रिग्मेटिक एंगल। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हम लिखेंगे तो पहला साइन के लिख लेते हैं, कॉस और tan पता है क्या, साइन बटे कॉस हो जाएगा। और ये हमें थीटा एंगल दे रहा, इसके साथ इधर ये। तो साइन 0 थी। इसके लिए मेन ट्रिक क्या है कि हम 4 से स्टार्ट करें, 4 3 नहीं, साइन के लिए लिखते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 1/2, साइन 1/4 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, 1 साइन 30 √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। tan के लिए साइन बटे कॉस, तो 0/1 0, 1/√3, ये 1/√2 1/√2 1√3, और ये हो गया इन्फिनाइट नॉट डिफाइन। तो हमें ये टेबल याद रखना है कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 तो इन्फिनाइट। ये हो गया याद। और इसको याद करने का तरीका, या तो कभी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले ये टेबल बना लें जहाँ ट्रिगोमेट्रिक क्वेश्चन बन रहे, तो हम उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं।
तो हमने 4 लाइन ले लिया, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, और ये हो गया tan के लिए, ये थीटा। तो यहाँ से करते हैं 0 1 2 3 4, फिर सभी को क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। कॉस के तरीके में 4 से उल्टा लिखना, 4 3 2 1 0, इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। और सभी का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, इसका भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सेम आ रहा है। तो साइन 0 0 बटे 4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 0 हो गया। साइन 30 1/2 हो गया। साइन 45 1/2 हो गया। साइन 60 √3/2 हो गया। साइन 90 1 हो गया। कॉस 0 1 हो गया, यहाँ पर से 4 4 कैंसिल, √3/4 को लिखेंगे √3/2, 2 2 1/2 हो गया। और ये 1/4 तो 2 हो गया। तो cos 0 क्या हो गया 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2 और cos 90 0। तो फिर tan के लिए साइन बटे कॉस जानते हैं, तो 0/1 0, ये क्या होगा 1/√3, ये हो गया 1 और ये हो गया √3 और ये हो गया अपना इन्फिनाइट। तो याद इस तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब 90 के बाद सबसे ज़्यादा यूज होता है 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो उसके लिए क्या करते हैं, साइन पाई, उससे पहले देखते हैं क्या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसकी रिलेशन क्या है। तो हम क्या जानते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 1/180 डिग्री। तो उसी तरह से पाई/2 रेडियन बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, पाई/3 इक्वल टू 60 डिग्री, पाई/6 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये चीज़ें याद रखें, कभी पाई में दिया हो रहता है और कभी डिग्री के फॉर्म में दिया हो रहेगा। तो हम देखते हैं कि 180 डिग्री का 120 डिग्री है तो कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस tan थीटा। ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। या तो थीटा 120 डिग्री लेते हैं तो साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या हो गया साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन 60 डिग्री के साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आप साइन 120 कॉस 120 कॉस 135 इस तरह का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो 35 डिग्री और 37 डिग्री। तो वो कैसे करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसके साइड क्या होंगे 3 4 5, 3 4 5, 5 3 के बीच में एंगल 53 और बाकी एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का 90 होना, तो ये हो गया 37 डिग्री। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन 53 डिग्री लिखने का, तो साइन 53 के अपोजिट परपेंडिकुलर बेस 4/5, कॉस 53 डिग्री तो 3/5, tan 53 डिग्री, tan 53 क्या लिखेंगे 4/3। उसी तरह से tan 37 डिग्री हो तो 3/4। उसी तरह से कॉस और साइन का भी हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें, 3 4 5 का ट्राइंगल 5 3 के बीच में 53 डिग्री, बाकी बचे 37 डिग्री। तो हमें किसी भी रेशियो का निकालने के बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट एक देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या देखेंगे हम, डिफरेंशिएशन में हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, एक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं कि dy/dx
बट फिजिक्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो टाइम के इंटरवल के रेट में चेंज करते हैं कि टाइम के साथ कोई क्वांटिटी कैसे चेंज कर रहा है। तो हमें याद रखता है डी बाई डी एक्स, तो थोड़ा दिक्कत होता है फॉर्मूला। तो हम अभी क्या करेंगे, हम डी बाई डी एक्स ना लिख के हम डी बाई डी टी लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हमें वेरिएबल करना होगा वो हम फंक्शन मान लेते हैं। तो डी वाई डी टी फंक्शन मान लेते हैं या डी एक्स वाई डी टी फंक्शन मान लेते हैं। तो डी एक्स वाई डी टी से आपको याद रहेगा वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, डी बाई फंक्शन मान लेते हैं, डी वाई डी टी, बाई की जगह कुछ भी हो सकता है। तो हम जो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर फॉर्मूले देखेंगे पूरे, तो किस फॉर्म में देखेंगे, टी के रिस्पेक्ट में चेंज करते हुए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हुए वही वाली चीज़ें देखेंगे। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, क्या कांस्टेंट वैल्यू, तो उसकी डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, जीरो। डी बाई डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, जीरो। डी बाई डी टी ऑफ टी पर पावर समथिंग, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले लिख लेंगे और पावर फिर क्या करेंगे, कम करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डी वाई डी टी इंटू टी पर पावर एन का क्या लिखेंगे, एन इंटू टी पर पावर एन माइनस वन। उसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर टी, क्या ई टू द पावर टी, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का सेम टू सेम होता है। उसके बाद देखते हैं साइन कॉस का, जो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ज़्यादा यूज होगा। तो हम देखेंगे डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, कॉस टी का क्या, माइनस साइन टी, क्या माइनस साइन टी। डी बाई डी टी ऑफ टेन टी, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। डी बाई डी टी ऑफ टेन टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। उसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ एल एन का वन बटे टी, एल एन टी का वन बाई टी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो और इसके ऊपर में इंटीग्रेशन, तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम चीज़ों को बड़ा करेंगे, छोटा से बड़ा। तो जैसे हमने क्या देख, इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो क्या निकल के आएगा, टी प्लस कोई कांस्टेंट। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ टी पर पावर एन डी टी का क्या हो जाएगा, टी पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। टी पर पावर एन डी टी का क्या हो जाएगा, टी पर पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस, मतलब पावर हम एक बढ़ा देंगे और उसी पावर जितना बढ़ाए उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें टी पर पावर एन। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी, क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी प्लस सी, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन टी लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी तो क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी तो क्या हो जाएगा, टेन टी सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन बटे टी डी टी क्या हो जाएगा, एल एन टी प्लस सी, क्या हो जाएगा, एल एन टी प्लस सी। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन किस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे, अगर फंक्शन को हम किसी के से मल्टीप्लाई कर देते तो के ऑफ एफ टी तो क्या हो जाएगा, के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी एफ टी डिवाइड बाई डी टी। दूसरा, दो फंक्शन का सम का डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे एफ टी प्लस माइनस जी टी, तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी प्लस माइनस डी बाई डी टी ऑफ जी टी, सिंपल सा। उसी तरह से रख जाए डी बाई डी टी ऑफ एफ इंटू जी, तो क्या दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन जो
टी के फॉर्म में है, इसको क्या लिखेंगे एफ इंटू डी टी वाई डी जी वाई डी टी प्लस जी इंटू डी एफ वाई डी टी। क्या लिखेंगे, दो फंक्शन का, तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट डिवाइड के फॉर्म में रहा फंक्शन, तो क्या लिखेंगे डी ऑफ एफ वाई जी ऑफ डी टी। तो क्या लिखेंगे जी इंटू डी एफ वाई डी टी माइनस एफ इंटू डी जी बाई डी टी डिवाइडेड बटे जी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर इंटू अपर फंक्शन का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बटे डेनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक फिर चैन रूल अपने को ध्यान रखना है। क्या चैन रूल से सबसे क्या डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ जी डी टी, तो जो पहला फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन तो एफ ऑफ डैश जी टी इंटू डी जी टी वाई डी टी। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं चैन रूल का रहा, जैसे आपको आएगा सिंपल हार्मोनिक में कि ए साइन ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो डी बाई बाई डी टी निकालें तो क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट ओमेगा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, कोई अंदर फंक्शन एक ओमेगा टी फंक्शन लीनियर फंक्शन है उसका डिफरेंस, तो जो है पहला कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट लिखेंगे। साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस अंदर जो है ओमेगा टी इंटू, अब इस ओमेगा का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी क्या करेंगे तो ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा कांस्टेंट तो ओमेगा इंटू डी टी बाई टी। अब इस पे पावर कितना 1, तो इसका पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो कितना आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो चैन रूल का एप्लीकेशन, पहले जो फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके इनपुट को जस्ट रखेंगे, फिर उसके इनपुट का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर और भी बड़ा इसके अंदर और कोई फंक्शन रहता है तो उसके अंदर का फिर करते रहते हैं। उसी तरह से चैन रूल जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक लंबे लंबे चैन रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। नेक्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी और या माइनस इंटू डी टी रहे, तो क्या करेंगे अलग अलग लिख लेंगे एफ ऑफ डी टी प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डी टी। क्या लिखेंगे अलग अलग। कोई दिक्कत, आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। हमने देख लिया इंटीग्रेशन का। अब देखते हैं लॉगरिथम, जो भी बहुत ज़्यादा इच होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन के देखते हैं। लॉगरिथम में सबसे मेन फार्मूला उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो होती है चीज़ें, जैसे लॉग ए एम इक्वल लिखा हुआ एक्स, तो इसका मतलब क्या है ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम, ये एक दूसरे से को रिलेटेड चीज़। लॉग ए एम इक्वल टू एक्स लिखा होता है ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम, इसको हम इस चीज़ में एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल की चीज़ों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या है लॉग एम प्लस लॉग एन कर लो, क्या लॉग एम एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, और लॉग ए एम पर पावर एन है तो इसको क्या लिखते हैं एन इंटू लॉग ए एम, फिर लॉग ए पर पावर एम एक्स पर पावर बाई है तो क्या लिखते हैं बाई बटे एम इंटू लॉग ए एक्स, क्या लिखते हैं इसको लॉग एक्स। फिर या तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है लॉग ए बी लिखा होता है, इसको लिख सकते हैं लॉग एम बी लॉग एम ए, क्या लिख सकते हैं लॉग ए बी को लॉग एम बी लॉग एम ए। ये लॉगरिथम में ये सब चीज़ें मेन है। नेक्स्ट दो तरह का लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम जब बेस ई हो, लॉग एम लॉग इस बेस को क्या कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम,
जिसको हम एल एन से डिनोट करते हैं, एल एन एक्स लिखे चाहे एल एन एम लिख दिए, तो ये सब क्या है नेचुरल लॉगरिथम रिप्रेजेंट करता है। और एक लॉग जो लिखते हैं बेस 10 के साथ लिखते हैं लॉग 10 एम। ये दो तरह के मेनली, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लॉग नेचुरल लॉगरिथम का यूज करते हैं। नेक्स्ट दो चीज़ें, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी यूज बहुत ज़्यादा आता है जब एडिशन करते हैं, कहीं पर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट में आपको या मैग्नेटिज्म में आ जाए, या फिर आप ग्रेविटेशनल फोर्स है मास को रख के कर रहे हैं तो वहाँ भी यूज आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखता है कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से लेके ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका हर एक टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, यहाँ देखें डिफरेंस डी, हर एक टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो डी होगा, जिसको हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसके nth टर्म अगर लिखने हैं तो nth टर्म क्या होंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ nth टर्म लिखना है तो सम ऑफ nth टर्म तो क्या लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को दूसरे टर्म n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सम सबसे ज़्यादा याद रखना क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, या n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ज्योमेट्रिक सीरीज में भी बहुत होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेके ए आर पावर n माइनस 1, इसका मतलब दो टर्म के रेशियो ऑलवेज क्या होंगे सेम। इसे देख ले, ए आर बट ए रेशियो क्या आ रहा सेम, तो कॉमन रेशियो दो कंसेक्यूटिव टर्म का होगा, तो उसको क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अगर nth टर्म लिखने हैं तो क्या लिखते हैं, ए आर पर पावर n माइनस 1, ए क्या फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, और इसके सम ऑफ, इसमें जो यूज होता है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, अगर इन्फिनाइट जीपी सीरीज रहा तो उसकी सम क्या होगा, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर क्या कॉमन रेशियो जो क्या होना चाहिए लेस देन 1, नॉट इक्वल टू लेस देन 1, तो उसे सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे निकालें। कोई ग्राफ एनालिसिस में हम मैक्सिमम मिनिमम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये हम y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, या तो फिर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ये x है, ये टाइम, और ये कोई वेरिएबल y मान लेते हैं सपोज चलते हैं टाइम के अनुसार, या तो फिर हम ले लें इसको फोर्स ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये दो वेरिएबल है, तो ये देख रहे हैं क्या, ये अपर बन रहा तो ये क्या मैक्सिमा, जितने भी अपर पॉइंट बन रही है ये सभी क्या है मैक्सिमा, ये सभी क्या है मैक्सिमा, ये मिनिमा। तो आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है, ये मिनिमा, तो ये लाइन आप देख पा रहे होंगे पैरेलल है। तो इससे पहले हम क्या, मैक्सिमा मिनिमा समझने से पहले हमें समझना होगा क्या कि स्लोप का मतलब क्या होता है, कि मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है। तो पहले हम स्लोप समझें, उसके बाद हम समझेंगे क्या कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई सिस्टम में कोई लाइन है, वो एक्स से कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल, तो इसका जो टेंजेंट वैल्यू है वो उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू क्या कहलाता है हमारा स्लोप। क्या कहलाता है स्लोप, टेंजेंट वैल्यू क्या कहलाता है स्लोप। तो मैथमेटिक्स में स्लोप इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, और इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में करते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कितना चेंज हो रहा है dy dx।
क्या डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं। अब ये आता है कि स्लोप तो निकाल लिया कि अब इसमें क्या आता है कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, टू लाइंस आर पैरेलल कब होंगे, टू लाइंस आर पैरेलल if their slopes are equal, if their slopes are equal। एक का स्लोप अगर m1 मान लें और दूसरे का स्लोप m2, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, m1 इक्वल टू m2। मतलब tan थीटा 1 टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर कब हुआ, इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1 के बराबर जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर जो मेन आता है फिजिक्स में कि हम जब ग्राफ पढ़ते हैं तो दो केस आती है, या तो लाइन अगर ये बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया, 0। तो tan थीटा कितना हो गया, tan 0 का वैल्यू क्या, sin 0 बटे cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो मतलब ये 0। स्लोप कितना बनाया, 0, तो इसको क्या कहते हैं, स्लोप 0। मतलब जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ होगा तो उसकी स्लोप ऑलवेज क्या होगा, 0। कितना स्लोप होगा, 0। उसी तरह से जब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए। दूसरा केस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर तो मतलब कितने का एंगल बना रहा है, 90 का, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या इसी को बोले पैरेलल टू बाई एक्सिस। जब किसी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और ऐसे ही हो जाए तो थीटा दो एक्स एक्सिस का 90 डिग्री, तो tan थीटा tan 90 क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। मतलब हम स्लोप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो स्लोप क्या हो गया, अनडिफाइंड। ऐसा नहीं एग्जिस्ट हो सकता है, क्या ऐसा चीज़ें नहीं हो सकती कि वो अनडिफाइंड इन्फिनिट के वैल्यू हो जाए। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में तो स्लोप 0, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम समझेंगे क्या, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। किसके बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देख तो अब देख रही ये क्या बन गया, पूरा पहाड़ी जैसा हो गया, ये पहाड़ी जैसा हो गया। तो ये सभी पॉइंट क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है। ये सभी पॉइंट क्या है, मैक्सिमा। ये सभी पॉइंट क्या है, मैक्सिमा। और ये पॉइंट जो येलो से दर्शा रहा है, ये सभी पॉइंट क्या है, मिनिमा कहलाता है। ये सभी क्या है, मिनिमा है। तो ये तो हम ग्राफ से देख के बता दिए। अब आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमा हो या मिनिमा, तो उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्लोप का मतलब वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना। तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इसको एक्स एक्सिस मान ले, इसको बाई एक्सिस मान ले, तो किसका आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब जहाँ भी मैक्सिमा मिनिमा होगा तो सबसे पहला कंडीशन है क्या आ गया, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कुछ भी हो तो सबसे पहला आया कि वहाँ पर का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का, तो उसका हमें क्या पहले स्लोप देखेंगे किस किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होगा। अब दूसरा बात चेक करना कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। स्लोप का मतलब क्या हो गया, डी बाई वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। अगर बाई और एक्स एक्सिस हम इसको रख रहे हैं तो मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, स्लोप 0 होगा। अब मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा, मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर इसकी स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करें, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ऑब्ट्यूज tan का क्या होता है, निगेटिव। और इधर देखें जस्ट 0 के बाद वाले का, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ स्लोप का चेंज क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप माइनस से प्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब इसका जब डबल डिफरेंस स्लोप का चेंजिंग देखेंगे तो क्या करेंगे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव। अगर
क्या हो रहा है, पॉजिटिव, माइनस से प्लस, ग्रेटर देन जीरो हो तो वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा। क्या होगा, मिनिमा। डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा हो तो उस वैल्यू पे तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो वो कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा। तो हम इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसको इन द फिजिक्स के भाषा में बोले तो क्या, यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी बॉल को रखते हैं तो बॉल को इधर ले जाए चाहे इधर ले जाए तो निकल के आएगा यही। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या उसको बोलते हैं, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर अगर बॉल को रखे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो वो क्या चलाएगा, वहाँ से दूर चला जाएगा। तो ऐसे पोजीशन को बोलते हैं क्या, ऐसे पोजीशन को क्या बोलते हैं, जहाँ से बॉल इधर भी आ जा सकती है, थोड़ा फोर्स लगा इधर फोर्स लगाएं तो इधर आ जाएगी। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम का यूज होता है कि बॉल कोई पोजीशन कैसा स्टेबल में इक्विलिब्रियम वहाँ पर हो रहा है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये काम देगा। तो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ बनेगा, जहाँ पर क्या स्लोप जीरो होगा। अब स्लोप जीरो हो गया तो हमें हो गया पता किया या तो मैक्सिमा बनेगा या तो फिर मिनिमा बनेगा। अब हम उसमें पता करना है कि मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा, तो हम क्या डबल डेरिवेटिव लेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव उस वैल्यू पर क्या ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। अगर लेस देन जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे तो क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 10th के अनुसार आपको पता होगा कि एस और टी के बीच का अगर हम बनाएं तो उसकी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम के फॉर्म में बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले उसका फॉर्मेट क्या है, रियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा फॉर्म में है जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। फिजिक्स में तो अपने कितने इस मतलब कि उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उसकी फार्मूले मालूम है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका हमें तो इसमें अब देखना होता है जब ग्राफ बनाते हैं तो ये नेचर पैराबोला के नेचर का कैसा होगा। तो अपने जानते हैं बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए ग्रेटर देन जीरो हो तो पैराबोला कैसा बनता है, अपवार्ड पैराबोला। कैसा बनता है, अपवार्ड पैराबोला। कैसा बनता है, अपवार्ड पैराबोला। तो वो पैराबोला कैसे, ये बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, हम यहाँ पर क्या मान लिए सी जीरो, तो हम इसको क्या ओरिजिन से पास करा लिए। अगर यही ए लेस देन जीरो होता है, क्या होता ए लेस देन जीरो, तो पैराबोला कैसा बनता, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनता, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसमें हमें क्या मैक्सिमा, इसकी मिनिमम ये क्या हो गया डाउनवर्ड पैराबोला हो, तो ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम यही जा सकता, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर से। और जब पैराबोला अपवर्ड होगा तो ये वाला क्या ये अपने एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू का होगा। और ग्राफ में हमने को याद रखना है कि एक अगर टाइम इंटरवल एक्सिस के साथ ले रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ, मतलब एक ही समय पर दो चीज़ें हैपनिंग नहीं हो सकती है, कोई बॉडी सिचुएशन नहीं हो सकता। तो ऐसे ग्राफ फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इस तरह का ग्राफ फिजिक्स के अंदर नहीं बनेंगे। देखा, पूरे फार्मूले तो फिर से नहीं लिख सकते, क्या पूरे फार्मूले तो नहीं लिख सकते, बस हम देख लेते टॉपिक में क्या क्या देखें। पहले हमने देखा अलजेब्रा रिलेटेड चीज़ें जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने देखा कि एरिया कुछ रिलेटेड जो डेली लाइफ में, जैसे हम जब क्या पढ़ेंगे टॉर्क पढ़ते हैं तो क्या एम क्रॉस बी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
फिर जब मोमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या इलेक्ट्रिक मोमेंट, तो क्या एन आई ई कर का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर एरिया का ज़्यादा। फिर फ्लक्स पढ़ते हैं तो फ्लक्स में भी एरिया का आता है। तो ये हमें कुछ ऐसी चीज़ें जिसके हमें याद रखना है एरिया। तो एरिया रिलेटेड फार्मूले हम देखे थे किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल का, स्फेयर का। फिर हमने देखा था वॉल्यूम, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हमें वॉल्यूम का भी ज़रूरत पड़ेगा। फिर मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए भी वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है। फिर हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री समथिंग कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन 30 कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, उस तरह की चीज़ों को देखा। फिर हमने पढ़ा डिफ्रेंशिएशन। हम डिफ्रेंशिएशन किसके फॉर्म में, टाइम के चेंज में पढ़े हमने, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। उसकी तरह से इंटीग्रेशन भी उसी तरह से हमने देखा। फिर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने देखा क्या, स्लोप के बारे में पढ़े। फिर हमने देखा मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा लॉगरिथम के बारे में, कैसे लॉगरिथम के कुछ फार्मूले, मैक्सिमम मिनिमम का जो हमें बहुत एप्लीकेशन देता है। जब फोर्स एनर्जी का ग्राफ होगा, जब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना, तो हम मैक्सिमम मिनिमम का यूज ज़्यादा करेंगे। तो ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक थे जैसे आपको फार्मूला याद रखना फिजिक्स पढ़ते समय ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई इसमें कुछ सुधार है, क्योंकि मैं पहली बार इस फील्ड में आ रहा, तो आप प्लीज़ फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमें बताएं कि क्या हम सुधार सकते हैं। तो इसके लिए आपका धन्यवाद होगा, क्योंकि सुधारना हमारी ज़रूरत है। तो फीडबैक प्लीज़ आप दें। अगेन थैंक यू।